नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। आज है डे 13 और इस वीडियो में जो पर्यावरण विज्ञान की ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम फरवरी में हुए हैं, पूछे गए 156 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो ग्रुप डी में सवाल पूछे गए हैं 2025 से 26 में। लास्ट एग्जाम फेब 2026 में हुए हैं। तो अब तक जो वीडियो आपके आए हैं 12 वीडियो नहीं देखे हैं, फिजिक्स में आपके केमिस्ट्री कंप्लीट है, फिजिक्स के क्लास 10 का पोर्शन कंप्लीट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, उनको चेकआउट करना। फिलहाल पर्यावरण विज्ञान में अपन शुरुआत कर रहे हैं खाद्य संसाधनों में सुधार वाला जो चैप्टर है क्लास 9 का। इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ नंबरिंग मिस्टेक हो गई, 8 + 74 सवाल पूछे गए। कहने का मतलब लगभग 82 क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक सवाल आप मान के चलिएगा। इसके बाद अपन देख लेंगे हमारा पर्यावरण, जो टोटल 41 सवाल आए हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से 33 सवाल आए हैं। तो ये टोटल पर्यावरण विज्ञान के 150 के आसपास सवाल जो अपन ये सीरीज चल रही है इसी में कवर करने वाले हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में खाद्य संसाधनों में सुधार वाले चैप्टर से 74 क्वेश्चन कवर होंगे, तो एंड तक बने रहना। रही बात इन पूरे क्वेश्चंस की, तो टोटल 2525 क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे गए 2025 से 26 में। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया है, तो ये ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है सभी क्वेश्चंस। आप वेबसाइट toptrendinggk.in या फिर ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें कूपन कोड TGRAM25 यूज करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो आप मुख्य पीडीएफ के पेज नंबर इसे 4 पर आएंगे तो आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाएगी, जिसमें प्रिंट वर्जन बहुत कम पेज में अवेलेबल है। इसका क्यूआर कोड से भी स्कैन करके ये ड्राइव लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो इसका प्रिंट वर्जन, जब मेन पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए अपन चैप्टर पर आते हैं। उससे पहले एग्जाम में काफी कम समय है, जितना हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, वो भी लेटेस्ट पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस जो अभी 25-26 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना। तो टेक्स्ट बुक पास जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो डेली मॉक टेस्ट लगेगा, नहीं किया है तो आज ही आप टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास लेंगे तो कूपन कोड आप टीटीजी के यूज करना, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और कूपन कोड टीटीजी के तभी वैलिड रहेगा जब आप एक न्यू मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके टेक्स्ट बुक पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास ले रखा है ना, उस केस में टीटीजी के कूपन कोड वहां पर काम नहीं करेगा। तो अपने पेरेंट्स वगैरह भाई बहन के नए मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करके पास लेने आना। और इसी टेक्स्ट बुक पास में लगभग 800+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी मॉक टेस्ट अपडेटेड वर्जन में, फुल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अपन यहाँ पर चैप्टर की, तो अपने इस चैप्टर का पहला सवाल है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो पोल्ट्री पक्षी जो कुक्कुट पालन की बात हो रही है, अंडे उत्पादन की बात हो रही है, तो इसमें दो टाइप के, एक तो लेयर आपको देखने को मिलता है, एक ब्रॉयलर देखने को मिलता है। लेकिन अंडे उत्पादन के लिए जो पोल्ट्री पक्षी है वो आपके लेयर हो जाएगा। इसके विपरीत आपको पूछ दे कि वो कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जो कि मांस के लिए पाला जाता है। तो मांस के लिए पाला जाने वाला पक्षियों को कहते हैं ब्रॉयलर। और अंडे के लिए कुक्कुट पालन जो पोल्ट्री फार्मिंग है, उसमें उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है, जिसका उपयोग अंडे और मांस के लिए किया जाता है। दोनों प्रयोजन के लिए, एक तो अंडा, एक मांस उत्पादन। तो अंडे देने वाले मुर्गियों को कहते हैं लेयर। अंडे देती है वो लेयर, मांस देती है वो ब्रॉयलर हो जाएगी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में ही इसी चैप्टर में आपके दे रखा है, ये कक्षा 9 का जो चैप्टर है, कि लेयर मुर्गियों के प्रबंधन में प्रकाश और पर्याप्त स्थान की आवश्यकता अधिक होती है। किसमें? लेयर मुर्गियों में। लेयर जो अंडे देती है उनको प्रकाश और स्थान पर्याप्त चाहिए। सेकंड चीज ये भी दे रखी है ब्रॉयलर के लिए कि ब्रॉयलर का आहार विटामिन ए और के से भरपूर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हाईलाइट हो रखा है। ब्रॉयलर का आहार है विटामिन ए और के से भरपूर होता है और इन्हें तेजी से वजन बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। एक के होता है ब्रॉयलर में, प्रकाश और स्थान रहता है लेयर मुर्गियों में। लेयर मुर्गी होती है अंडे के लिए और जो ब्रॉयलर होती है वो मांस के लिए होती है। अगला देखते हैं। बाकी जो ऑप्शन में आपके दे रखा है मिल्च, कॉमन कार्प। मिल्च दुधारू पशुओं को कहा जाता है, मिल्च जो दूध उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। कॉमन कार्प ये ताजे पानी की मछली है, न कि पक्षी है। कॉमन कार्प ताजे पानी की मछली। अगला सवाल देखते हैं। एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है? एपिस फ्लोरिया, इसका सामान्य नाम है लिटिल बी। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट की तरफ ले चलता हूं जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो क्या दे रखा है कि मुख्य मधुमक्खी जो प्रजातियां हैं उसमें आपका साइंटिफिक नेम, फिर कॉमन नेम और उसकी विशेषता। एपिस सेरेना इंडिका ये भारतीय मधुमक्खी है। एपिस सेरेना इंडिका ये देशी किस्म, एपिस सेरेना इंडिका।
मध्यम मात्रा में शहद उत्पादन करती है मधुमक्खी, रोग प्रतिरोधी होती है। एपिस डोर्सटा, ये रॉक भी, रॉक यानी शेल, शेल मक्खी या रॉक भी होती है। एपिस डोर्सटा सबसे बड़े छत्ते बनाती है, ये जंगली होती है और इसे कम पालतू बनाया जा सकता है। एपिस फ्लोरिया जो आपके सवाल पूछा गया है, इसे लिटिल बी या लघु मक्खी कहते हैं। एपिस फ्लोरिया ये छोटे छत्ते बनाती है, इसीलिए इसका नाम आप देख रहे हो लिटिल बी या इसे लघु मक्खी कहते हैं। ये भी पालतू नहीं है। और फिर यहां पर लास्ट है आपके एपिस मेलिफेरा, इटली की मक्खी, यहां से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। एपिस मेलिफेरा जो इटली की मक्खी है, यानी विदेशी प्रजाति है। अत्यधिक शहद उत्पादन, स्वभाव में कम डंक मारती हैं, इसलिए ये ज्यादा जानी जाती है। एक तो शहद भी ज्यादा, डंक भी कम मारे, इससे अच्छा क्या चाहिए। तो एपिस मेलिफेरा है इटली की मक्खी। एपिस फ्लोरिया है, फ्लोर यानी फूल जितनी, बिल्कुल छोटी सी। फ्लोरिया लघु मक्खी है और छोटे छत्ते बनाती है। और एपिस डोर्सटा, ये डोरसत्ता, डोरसत्ता यानी रॉक भी, शेल, रॉक, चट्टान, सबसे बड़े छत्ते बनाती है। ठीक है, इतने चट्टान जितने बड़े छत्ते, जंगली होती है। और एपिस सेरेना इंडिका, नाम से स्पष्ट है, इंडिका तो भारतीय मधुमक्खी है और इसकी विशेषता रोग प्रतिरोधी है। ये सभी फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्य मधुमक्खी प्रजातियों के। तो इसमें लिटिल बी हो जाएगा, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियां। एपिस फ्लोरिया को सामने तो लिटिल बी कहता है क्योंकि आकार में बहुत छोटी होती है, जंगली अवस्था में और बहुत कम मात्रा में शहद का संचय करती है। एपिस मेलिफेरा जो आपको बताया इटालियन मक्खी है और अधिक उपज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एपिस डोर्सटा है, जाइंट बी है, रॉक बी भी इसे कहा जाता है। एपिस सेरेना इंडिका है, एशियन बी जो भारतीय मधुमक्खी है, और इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में शस्य स्वरूप क्रॉपिंग पैटर्न की पहचान करनी है। भाई एक कतार में एक टाइप की फसलें, ये कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है, तो इसे कहा जाता है अंतरासस्यन, यानी बीच बीच में मिक्स हो रही है, ऐसा नहीं कि सभी में एक ही टाइप की फसलें हैं। तो एक कतार में एक, फिर दूसरी कतार में दूसरी है, तो इसे कहेंगे अंतरासस्यन, इंटर क्रॉपिंग। वह अवधि जिसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिश्रित कतार में उगाया जाता है। बिल्कुल मिश्रित कतार में एक साथ दो या दो से अधिक आप जब फसलों को उगाते हो तो वो अंतरा क्रॉप सस्यन हो जाएगा। इसमें कुछ कतारें एक फसल की और उनके एकांतर में, एक छोड़ के एक स्थित दूसरी कतारें दूसरी फसल की होती हैं, जैसे एक सोयाबीन की, फिर मक्का, बाजरा, लोबिया, ये साथ में हो जाती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और कीटों को पूरी फसल पर फैलने से रोकना। एक फसल नष्ट हो जाए दूसरी तो बची रहे ना। तो अब अदर ऑप्शन जो देखेंगे, मिश्रित सस्यन, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी निश्चित कतार के बीजों को मिलाकर बोया जाता है। अब इसमें कतार नहीं होती, मिश्रित में मिक्स बीज होते हैं, गेहूं, चना साथ में बो दिया। फसल चक्र, किसी निश्चित भूमि पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, तो वो होता है फसल चक्र है। हर सीजन में अलग अलग फसल बोना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, और मिश्रित में एक साथ बोई जाती है, तो ये अंतरासस्यन हो जाएगा। अब मैं वापस आपको लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी फैक्ट पर, जो एनसीईआरटी 9th की बुक्स है ना, 9, 10 के हमने 31 चैप्टर वाइज पूरी ई बुक लॉन्च की हुई है ऑलरेडी, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसी का यहाँ पर पार्ट है। फसल पैटर्न आप देखेंगे तो फसल पैटर्न का अर्थ है किसी क्षेत्र में फसलों को उगाने की विधि, और उसके प्रमुख प्रकार में एक तो आपकी मिश्रित फसल है, जब दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में एक साथ उगाई जाती है तो मिश्रित फसल है। जोखिम कम करने दी, एक फसल खराब हो जाए दूसरी लाभ प्राप्त कर सके, गेहूं और चना को एक साथ बो दिया, गेहूं सरसों को बो दिया, मूंगफली सूर्यमुखी को बो दिया, तो भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, उत्पादन में हानि की संभावना कम होती है, मिट्टी की पोषक तत्वों का संतुलन रहता है। एक आपका जो है इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसलीकरण, और एक आपका फसल चक्र, ये प्रमुख है। तो इसमें आपका इंटरक्रॉपिंग, दो या अधिक फसलों को एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में, अब मिश्रित में पंक्ति नहीं होती है, इधर पंक्तियों में पैटर्न में उगाई जाती है, एक फसल की कुछ पंक्तियों के बाद दूसरी फसल की पंक्तियां लगाई जाती हैं। चयनित फसलों की पोषक आवश्यकताएं अलग अलग होनी चाहिए ताकि भूमि के पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो सके। एक फसल में रोग फैलने पर दूसरी फसल को नुकसान नहीं होता, इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया, ये हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग। फसल चक्र, किसी खेत में पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को एक के बाद एक उगाने की प्रक्रिया। ऐसे समझिए, मतलब जब कोई किसान एक मौसम में गेहूं उगाता है तो अगले मौसम में उसी खेत में गेहूं की जगह चना उगाएगा, मटर उगाएगा, कोई अन्य फसल उगाता है, तो ये क्रम चलता रहता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए। फसलों की परिपक्वन अवधि, जो मैच्योरिटी टाइम है, सिंचाई या नमी की उपलब्धता है, जैसे पहली फसल इन्होंने धान की कर दी जिसमें अधिक जल वाली, दूसरी क्या कर दी, गेहूं की कर दी कम जल वाली, तो इस टाइप से होती है, इसे कहते हैं आपके फसल चक्र। अब अगला अपन सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल किस्मों में वांछनीय गुण उत्पन्न करने की एक विधि नहीं है। कौन सी फसल किस्मों में वांछनीय गुण उत्पन्न करने की एक विधि नहीं है। अंतरवंशीय संकरण, अंतराजीनी संकरण, अंत उपजातीय संकरण, अंतरजातीय संकरण। इसमें अंतराजीनी, इंटरजेनिक
हाइब्रिडाइजेशन ये वाली नहीं है। फसल सुधार के लिए संकरण एक प्रमुख विधि है जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं आपके संकरण, अंतर उपजाति, अंतरजाति, अंतरवशीय। अब इन तीनों को मैं आपको डिटेल में बताता हूं। एनसीईआरटी बुक को आप देखेंगे तो दे रखा फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में वृद्धि, काफी हद तक फसलों की वैरायटी किस्म कैसी है, फसल की ऐसी किस्में विकसित की जाती हैं जिसमें उपयोगी गुण हो, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें डाल दी जाए, उच्च उत्पादन हो, भाई रोग से भी लड़ सके, रोग भी उसमें पैदा ना हो, उत्पादन ज्यादा हो, गुणवत्ता में सुधार है, विभिन्न जलवायु में अनुकूलता होती है, तो ऐसी किस्म किसको नहीं चाहिए। फसल सुधार की प्रमुख विधियों में आपका आता है संकरण, जो उस सवाल में पूछा गया है। संकरण में जब 2 या अलग पौधे की किस्मों को मिलाकर एक नई किस्म बनाई जाती है, 2 पौधे अलग अलग वैरायटी मिलाकर एक वैरायटी बना दी, इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ये नई किस्म अपने माता पिता दोनों के अच्छे गुणों का मेल होती है। उदाहरण की बात करें, अगर एक पौधा बहुत ज्यादा अनाज देता है और दूसरा पौधा रोगों से जल्दी नहीं मरता है, तो दोनों को मिलाकर बनाई गई फसल जो अनाज भी ज्यादा देगी और रोग प्रतिरोधी भी बन जाएगी। तो इसमें संकरण के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट यहां पर देखेंगे तो अंतरा किस्मीय, इंटर वेराइटल। अंतरा किस्मीय, एक ही प्रजाति की 2 अलग अलग किस्मों के बीच संकरण। एक ही प्रजाति है, जैसे गेहूं है एक ही प्रजाति, इसकी 2 किस्मों वैरायटी, गेहूं प्रजाति एक है लेकिन गेहूं में अलग अलग 2 वैरायटी है, तो उनकी वैरायटी का आपस में संकरण करा दें, अंतरा किस्मी हो जाएगा, यानी प्रजाति एक ही है। अंतरा स्पीसीज, स्पीसीज प्रजाति की बात हो रही है, इसमें प्रजातियों में संकरण हो रहा है। अंतरा स्पीसीज यानी 2 विभिन्न प्रजातियों में संकरण हो रहा है, यानी वंश एक है, जीनस वंश एक है। जिस प्रकार अंतरा किस्मी में प्रजाति एक थी, तो अंतरा स्पीसीज में वंश एक है। और अंतरा वंशीय, अब 2 अलग अलग वंशों के पौधों में संकरण हो रहा है, जो और अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। अब यहां पर आपने उदाहरण देखा होगा, ये वाला बीटी कॉटन। वैज्ञानिकों ने कपास में बीटी जीन डाला, जिससे पौधा अपने आप कीटों से बचाव करने लगा। इस पौधे को बीटी कॉटन कहा गया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जिन्हें कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी पौधे में जीन, जो डीएनए का छोटा हिस्सा होता है ना, जीन की कोडिंग को बदलकर ऐसे गुण जोड़े जाते हैं जो पहले उसमें नहीं थे। इसमें आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहलाती हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित उसे कर दिया गया है। अब यहां पर अपन दोबारा सवाल पर आएंगे ना, आप डायरेक्टली हिट कर देंगे, भाई अंतराजीनी ये अलग चीज है, संकरण में नहीं आता है, इसमें जीन को ही चेंज कर रहे हैं। संकरण में तो 2 अलग अलग किस्मों को आपस में वो जोड़ा जा रहा है। तो अंतरावंशीय है, उसमें 2 अलग अलग वंश को ऐड किया, वंश का संकरण हो रहा है। और इंटरवेराइटल 2 अलग अलग किस्मों का हो रहा, प्रजाति एक हो। अंतरजातीय है, तो उसमें 2 अलग अलग प्रजातियों का हो रहा है, वंश एक हो, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक जीन्स की वंश की 2 अलग अलग प्रजाति। अंतर उपजाति है, एक ही जाति की यानी प्रजाति की 2 अलग अलग किस्में। अंतरवंशीय 2 अलग अलग जेनरा के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो आपको दे रखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये वांछित गुणों के लिए रहते हैं, जिसमें किसी पौधे में बाहर से जीन डालकर जीन संवर्धित फसल, ये जीएम क्रॉप कहलाती है। निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, रोगों से लड़ती है? इसमें गाय की नस्ल कौन सी है रोगों से लड़ने वाली? रेड सिंधी हो जाएगी। पशुपालन में नस्लों का चयन उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। रेड सिंधी और साहिवाल गायों की ऐसी स्थानीय नस्लें हैं जिनमें रोगों के प्रति लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है, साहिवाल और रेड सिंधी में। अब देख, जर्सी है, ब्राउन स्विच है, ये विदेशी नस्लें हैं। जर्सी, ब्राउन स्विच, ये विदेशी नस्लें हैं, ध्यान देना। असील तो ये मुर्गे की नस्ल है, असील तो है ही नहीं गाय की, मुर्गे की है। असील देखेंगे मुर्गे की भारतीय नस्लें, गाय की नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे जर्सी, ब्राउन स्विस, उनके लंबे दुग्ध काल के लिए, लंबे साल भर तक दूध देती रहती है। भारतीय डेयरी क्षेत्र में इन दोनों विदेशी और देसी के बीच संकरण कराकर ऐसी नस्लें प्राप्त की जाती है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी और दूध भी अधिक दे, तो वो संकरण होता है। तो रोग प्रतिरोधक होती है आपके अपने देसी गायों में और दूध अच्छा देती है विदेशी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने की तरीके को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करना, तो वो कैप्चर फिशिंग हो जाएगा। मछली प्राप्त करने के 2 मुख्य तरीके हैं। जब मछलियों को उनके प्राकृतिक आवास, जैसा समुद्र प्राकृतिक आवास है, नदियां प्राकृतिक आवास है, झीलें अपने आप ही मछलियों का प्राकृतिक आवास है, आप और सीधे वहां से पकड़ा जाता है, तो उसे पकड़ना मत्स्य की कैप्चर फिशिंग कहते हैं। इसके विपरीत जब मछलियों का पालन आप करते हो तो संवर्धन द्वारा किया जाता है, तो उसे संवर्धन मत्स्य यानी कल्चर फिशिंग होता है, कैप्चर फिशिंग होता है। तो प्राकृतिक है वो कैप्चर है, जो आप संवर्धित मछली पालन कर रहे हो तो वो कल्चर फिशिंग है, जल कृषि कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन के अन्य स्वरूप आप देखें कि समुद्री मत्स्य की है, समुद्र से पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना जैसी मछलियां पकड़ना। अंतःस्थलीय मत्स्य की यानी इनलैंड फिशरीज,
ताजे जल के स्रोत जैसे नहरें, तालाब में मछली पकड़ना। मिश्रित मछली संवर्धन, जिसमें एक ही तालाब में 5-6 प्रजातियों को पालना। जब मछलियों की बात आ ही गई है तो पूरा ही बता देता हूं ताकि आगे सवाल आएगा तो बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। मछली हमारे भोजन में प्रोटीन का स्रोत। मत्स्य उत्पादन में शामिल एक तो होती है आपकी पख युक्त मछलियां, फिंड पख होते हैं। एक कवची, दो टाइप की मछलियां हैं, एक तो कवच होता है, एक पख वाली। तो कवची में प्रॉन है, मोलस्क है, ये कवच वाली है, प्रॉन, झींगा और मोलस्क है। और भी बताऊंगा कौन सी है। प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत होता है। मछली प्राप्त करने के दो स्रोत होते हैं। तो एक तो फिशिंग, मछली पकड़ना है, जो कैप्चर फिशिंग है, प्राकृतिक स्रोत है। जल स्रोतों से सीधी मछली पकड़ना। एक नियंत्रित वातावरण में मछलियों का संवर्धन किया जा रहा है, जिसे मछली पालन या मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत कौन से? समुद्री जल होता है, खारा जल, ताजा जल होता है। खारे जल स्रोत में लैगून, नदीमुख है, जहां समुद्री ताजा जल मिलते हैं। अब मछली पालन के प्रमुख प्रकार में समुद्री मत्स्य की, अंतःस्थलीय मत्स्य की। समुद्री मत्स्य की संसाधन, जैसे भारत का समुद्र तट है 75 किलोमीटर। प्रचलित समुद्री मछलियां कौन सी? समुद्री मछलियों के नाम में आता है पॉम्फ्रेट, मैक्रल, टूना, सार्डाइन और बॉम्बे डक। उत्पादन बढ़ाने के तरीके, खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाने के लिए सैटेलाइट और प्रतिध्वनि गंभीरता मापी, इको साउंडर्स का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये आपके समुद्री मत्स्य की में ये मछलियां आपको दिमाग में रखना है। एक तो कौन कौन सी मछलियां समुद्री मत्स्य की है, ये टूना, सार्डाइन, ये क्या है आपको पूछे तो ये मछलियां ही है। और समुद्री संवर्धन, मैरीकल्चर, भविष्य में समुद्री मछलियों के भंडार को कम होने से बचाने के लिए इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन द्वारा करने की प्रणाली को मैरीकल्चर कहते हैं। अब देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करिएगा। आर्थिक महत्व वाली संवर्धित मछलियां, मैरीकल्चर। पख युक्त मछलियां, जिसमें पख होता है, जिसमें कवच होता है। तो पख युक्त मछलियां कौन सी है? मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट। ये पख है इसकी, मुलेट, भेट, पर्ल स्पॉट। और जिसके कवच होते हैं, झींगा, जैसे पीनस मोंडोन कहते हैं। मसल, ओएस्टर, ये कवच होता है। झींगा, मसल, ओएस्टर कवच वाली है। ओएस्टर ध्यान देना, मसल, झींगा। मुलेट, भेट की, पर्ल स्पॉट ये पख वाली है। जैसे यहाँ पर ओएस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ओएस्टर है ना, जो एक कवच वाली है, तो मोती प्राप्त करने के लिए इसका संवर्धन किया जाता है। एनसीईआरटी के चित्र में आप देखेंगे तो एक फैक्ट है, मैक्रोब्रैकियम रोजनवर्गी, ताजे पानी का झींगा यानी कवची मछली है। तालाबों, नदियों में ये पाला जाता है। एक आपके दे रखा है पीनस मोंडोन, ये चित्र दे रखे इसलिए इंक्लूड कर दिया। समुद्री झींगा, ये खारे और तटीय जल में पालन हेतु प्रमुख प्रजाति है। अब जो समुद्री के बाद अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में नाले, तालाब, पोखर, नदियां, खारे जल के संसाधन उत्पादन की प्रकृति है, तो ये ज्यादा मिश्रित मछली प्रजनन अब ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें है नहीं, लेकिन यहां पर ये इंपोर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आहार स्तर के अनुसार आपकी मछलियां देखेंगे तो कटला मछली जल की सतह से भोजन लेती है। कहां से भोजन ग्रहण कर रही है? सबसे ऊपर कटला सबसे ऊपर होती है, जल की सतह से भोजन लेती है। रोहू तालाब की मध्य क्षेत्र में, ये मध्य में रहती है। रोहू तालाब की मध्य क्षेत्र से बीच से भोजन लेती है। एक मृगल और कॉमन कार्प है, तालाब की तली से भोजन लेती है। ये मृगल कॉमन कार्प यानी बिल्कुल नीचे से तली में जाती है। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। तो ये सभी अपना भोजन कहां से ग्रहण करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कटला मछली कहां से करती है? तो कटला है टहलती हुई जल की सतह से ये भोजन कर लेती है। रोहू है ये मध्य में जाती है, और मृगल जो मर जाते हैं तो नीचे ही जाएंगे। तो मृगल है और कॉमन कार्प है तालाब की तली से, और ग्रास है खरपतवार खाती है। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। वह कौन सी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर एक ही समय में लेकिन एक निश्चित पंक्ति या स्थानिक विन्यास में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है? पंक्ति में एक टाइप की फसलें, फिर उसके नीचे एक और पंक्ति में अलग अलग टाइप की फसलें, मतलब एक और टाइप की, तो ये दोनों ही फसलें अलग अलग है। तो इसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। यदि मिक्स करके बीजों को बो देना, जैसे गेहूं, चना, तो मिक्स करके बोएंगे तो वो मिश्रित सस्यन हो जाएगा। और अंतरा सस्यन यहाँ पर करेक्ट है। ऊपर सवाल में अपन ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। क्रॉप रोटेशन भी बात कर चुके हैं, जो फसल चक्र होता है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए है। एक साल, जैसे एक साल में 2-3 सीजन आते हैं ना, तो अलग अलग फसलें वहां पर बोई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक खरपतवार है? तो खरपतवार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है साइप्रस रॉन्टडस। साइप्रस खरपतवार फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। फालतू मुख्य फसलों के वो पोषक तत्व पोषण ग्रहण करता है, और मुख्य फसलों को पोषण नहीं मिलता है, इसलिए खरपतवार को हटाया जाता है। और यही पूछा है, खरपतवार का नाम पूछा है।
तो साइप्रस रॉन्टडस मोथा कहा जाता है, एक सामान्य खरपतवार है जो मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। खरपतवार फसलों के पोषक तत्व सोख लेते हैं, जिससे फसल की वृद्धि कम हो जाती है। और एनसीईआरटी के अनुसार मुख्य खरपतवार आप देखेंगे तो एक आपका आता है गोखरू, जिसे जेंथियम कहा जाता है, एक गाजर घास आती है जिसे परथेनियम कहा जाता है, एक साइप्रस रॉन्टडस होता है जो मोथा, जो आपके इसी सवाल में पूछा गया है। अन्य ऑप्शन जैसे पाइसम सेटाइवम, ये जो अन्य ऑप्शन दे रखा है, पाइसम सेटाइवम दे रखा है, आपका ओराइजा दे रखा है, तो पाइसम सेटाइवम है मटर का वैज्ञानिक नाम, ओराइजा सेटाइवा है चावल जो धान का वैज्ञानिक नाम है। तो ये खरपतवार वेरी इंपॉर्टेंट है। गोखरू का नाम है आपका जेंथियम, गोखरू, गाजर घास, मोथा, ये सभी खरपतवार, ये क्या है, खरपतवार है। बार बार इसको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सवाल बनते हैं। जेंथियम गोखरू को कहा जाता है, पार्थेनियम गाजर घास, गाजर पार्थ, ठीक है, साइप्रस रॉन्टडस मोथा हो जाएगा। यहाँ थोड़ी नंबरिंग में मिस्टेक है, 8 नंबर से वापस 1 नंबर है, तो ये दोबारा 1 नंबर से पीछे पूरे सवाल होंगे एट 74, तो 8 प्लस उसमें ऐड और है, ठीक है। तो नंबरिंग में मिस्टेक हुई यहाँ पर, और कुछ नहीं। सवाल सारे ही ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। पौधों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यतः मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यतः मिट्टी द्वारा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप देखते हो, हाइड्रोजन आपके, ऑक्सीजन हो गया, ये हवा में ही मिल जाते हैं। तो मिट्टी द्वारा इसमें से आप देखेंगे तो बोरॉन हो जाएगा। पौधों में अपनी वृद्धि के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इनमें से बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी आपूर्ति मिट्टी द्वारा की जाती है। मिट्टी से कुल 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मिट्टी से प्राप्त होने वाले तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 13 में से 6 तो आपकी वृहत है और 7 आपकी सूक्ष्म है। अब हवा से कार्बन ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाता है। मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो व्रत है, और 1 2 3 4 5 6, और सूक्ष्म में 7 है, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। तो एक बार दोबारा मैं आपको सूक्ष्म हो गए या फिर जो बृहद पोषक तत्व हो गए, हवा से कौन से मिलते हैं, पानी से कौन से मिलते हैं, इसको डिटेल में बताता हूँ। जब अपन एनसीईआरटी में पोषक प्रबंधन देखते हैं तो पोषकों की कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो पौधे ये पोषक तत्व हवा से लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन हवा से ले लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी से लेंगे, ऑक्सीजन पानी से भी मिल जाती है। तो ये 3 पोषक तत्व मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हवा और पानी से मिल जाते हैं। मिट्टी से अन्य सभी आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं। इन तीनों को छोड़ दे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को। तो ये तीनों तो आपके ऑप्शन में थे जिनको तो टिक नहीं करना था, मिट्टी वाला एक आपको टिक करना था वो। तो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व में आप देखेंगे, इन 16 तत्वों में आपके ये 3 तो हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 ये हो गए, 6 और 3 9, 9 और 7 16 हो गए। तो 3 तो ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब 6 वृहत पोषक तत्व ये मिट्टी के, ठीक है, दोनों ही। वृहत में जो ज्यादा आवश्यकता होती है वो वृहत है, कम आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म है। हालांकि सूक्ष्म के 7 है, वृहत के 6 है। तो वृहत में ज्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, आप देखा होगा NPK, ठीक है, ये आपके उर्वरक के जो कट्टा होता है ना उस पर लिखा रहता है। N यानी नाइट्रोजन है, P यानी फास्फोरस है, K पोटेशियम है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तो ज्यादा आवश्यकता है। तो वृहत पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 और है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी आवश्यकता रहती है वृहत स्तर पर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो 6 हो गए वृहत पोषक तत्व। अब बाकी सूक्ष्म कौन से हैं? आयरन आपका चाहिए पौधों को, मैग्नीज चाहिए, मैग्नीशियम वृहत पर आता है, मैग्नीज सूक्ष्म है। बोरॉन चाहिए पौधों को, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सभी पौधों को आवश्यकता है। तो पूछले सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे प्राप्त नहीं करते हैं? तो आप ये नाम नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो आयरन करते हैं पौधे, मैंगनीज, बोरॉन तक का, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, ये सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं। स्थूल पोषक तत्व आपको बता दिए 6 होते हैं। और स्थूल में भी आप देखेंगे तो प्राथमिक स्थूल पोषक तत्व अलग है जो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और द्वितीयक स्थूल पोषक तत्व में बाकी 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में 7 आ जाएंगे, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन हो जाएगा। तो ये सारा आपका क्लियर हो गया। बाकी इनके उपयोग अलग अलग होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। अगला सवाल है, कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती है? कश्मीर क्षेत्र में आपका हो जाएगा एक्वाकल्चर है। कश्मीर में स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, कोई समुद्र नहीं है पास में,
जहाँ ताजे पानी के स्रोत, यानी स्थल ध्रुव यानी चारों तरफ से जमीन ही जमीन है, तो वहां पर ऐसा कोई समुद्र वगैरह का सीन नहीं है। तो ताजे पानी के स्रोत जैसे झीलें और नदियां हैं, वहां पर झील है, नदियां हैं, यहाँ जल कृषि एक्वाकल्चर के माध्यम से अंतःस्थलीय मत्स्य कहा जाता है, इनलैंड फिशरीज किया जाता है। समुद्री मत्स्य की या खारा जल मत्स्य की तटीय क्षेत्र में होती है, केरल महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। तो कश्मीर में संभव नहीं है, कश्मीर में होगी जो इनलैंड फिशरीज है, जल कृषि जिसे आप कहते हो। इसके अंतर्गत ताजे जल और खारे जल दोनों में जलीय जीवों का पालन किया जाता है, जबकि समुद्री मत्स्य की केवल समुद्री जल तक होती है। कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री मछली की आपके हो जाएगी पॉम्फ्रेट, ये वाली हो जाएगी पॉम्फ्रेट। भारत के पास विशाल समुद्री तट है जहां से विभिन्न प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिसमें पॉम्फ्रेट एक प्रमुख और लोकप्रिय समुद्री मछली है, और अन्य समुद्री मछलियों में मैकरल, टूना, सार्डिन, बॉम्बे डक आती है। मृगल, कतला, रोहू ताजे पानी की मछलियां हैं जो नदियों और तालाबों में पाई जाती है। यहाँ आपने देखा मृगल सबसे नीचे से लेती है और रोहू बीच से लेती है, ठीक है, पानी बीच से यानी मध्य भाग से, और कतला रहती है ऊपर से अपना भोजन ग्रहण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? फसल सुरक्षा की जैविक विधि है तो जुताई, कीट शिकारियों को शामिल करना, फसल अवशेष जलाना, डीडीटी का छिड़काव, ये सभी रासायनिक है। डीडीटी फसल अवशेष जलाएंगे। तो जैविक विधि यानी कीट शिकारियों को शामिल करना। फसल सुरक्षा की जैविक विधि में रसायनों का उपयोग न करके, भाई कीटनाशक वहां पर अपन पेस्टिसाइड उपयोग न करके प्राकृतिक तरीके से अपनाएं। जैसे कीट शिकारी है, ऐसे हैं जो कीटों को खा जाते हैं, ऐसे भी कीट आएंगे, उनको शामिल करेंगे जैविक विधि, जहां हानिकारक कीटों को खाने वाले अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है। कीट शिकारी जो कीटों को खा जाते हैं। डीडीटी का छिड़काव एक रासायनिक विधि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो तो इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशियों का उपयोग न्यूनतम किया जाता है या बिल्कुल नहीं किया जाता जैविक खेती में। इनमें नीम की पत्तियां, हल्दी का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पादप पोषक तत्वों में से किसका वायु द्वारा संभरण किया जाता है? तो हवा से आपका कार्बन हो जाएगा, हवा से आपका कार्बन है, फिर ऑक्सीजन भी हवा से है, नाइट्रोजन भी हवा से है, हाइड्रोजन आपके जल से होता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही जल से हो जाते हैं। तो आप देखेंगे पौधे अपने भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन की प्राप्ति वायु द्वारा हो जाती है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से पानी से होता है, नाइट्रोजन और लौह मिट्टी से प्राप्त होते हैं। बाकी सभी आपको बता रखे 16 पोषक तत्वों में से 3 तो आपके हवा और जल से हो जाते हैं, बाकी रहे आपके यहाँ पर 13 पोषक तत्व। 13 में 6 तो आपके हैं मुख्य हैं और 7 आपके हैं सूक्ष्म में, एक वृहत है और एक सूक्ष्म है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा? मैंने कहा ना कवच वाला याद रखना, 2 ही तो थे, एक आपका कवचित था, एक आपका पक्षयुक्त मछली थी। तो इसमें कवच वाला है यहाँ पर मोलस्क, सिल्वर कार्प, टूना, बम्बिल, ये सभी पक्षयुक्त थे। तो मछलियों के अलावा समुद्री जल में अन्य आर्थिक महत्व के जीव भी पाए जाते हैं। कवच प्राणी में वे जीव आते हैं जिनका शरीर कठोर कवच से ढका होता है, वो आपके कवच प्राणी होते हैं। तो कवच में मोलस्क आ जाता है। मोलस्क में आपका मसल्स हैं, ओयस्टर हैं, ये सभी मोलस्क के हैं। और प्रॉन्स, मोलस्क और प्रॉन्स आ जाते हैं आपके कवच में। फिन युक्त पक्षयुक्त में आपका बम्बिल, सिल्वर कार्प, ट्यूना, ये पक्षयुक्त आते हैं। तो कौन सा पक्षयुक्त है? सिल्वर कार्प, ट्यूना, बम्बिल। और कौन से प्रॉन्स है, कौन से यहाँ पर कवच युक्त है? तो उसमें आपका एक प्रॉन्स, झींगा है, और मोलस्क में मसल्स और ओयस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बाकी आपको बता रखा है कि जो ओयस्टर है ये मोती के लिए, मछलियां ओयस्टर मोती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये आपके वृहत पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं ना वो टोटल 13 होता है। उन 13 में आपने देखा 6 तो आपके होते हैं वृहत पोषक तत्व और 7 आपके होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत में 6 में देखेंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। वृहत में भी प्राथमिक में आपके 3 हो जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम हो जाते हैं। और वृहत के बाद आप देखते हो प्राथमिक, वृहत में भी द्वितीयक देखते हो तो उसमें आपका एक तो मैग्नीशियम है, एक कैल्शियम है, एक सल्फर है। इसके अतिरिक्त जो पोषक तत्व है जैसे मैग्नीशियम है ना, ये तो आपके वृहत है, वृहत में द्वितीयक वृहत है। और इधर मैग्नीज है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व 6 होते हैं, उसमें बोरॉन है, आपके क्लोरीन है, आयरन है, मैग्नीज है, इसके अलावा जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सभी आपके सूक्ष्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पौधों पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीकों की पहचान कीजिए।
तो कीट पीड़क होते हैं जो पौधों पर आक्रमण करने के लिए, ये क्या नहीं तरीका, इसका कौन सा पहचान आप करना है जो उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें एक तरीका है तने पर विसर्पण करके। कीट पीड़क जो इंसेक्ट पेस्ट है मुख्य रूप से 3 तरीकों से पौधों पर आक्रमण करते हैं। तो कीट पीड़क कैसे करते हैं? एक तो वे जड़, तना और पत्तियों को काट देते हैं कीट, ठीक है। दूसरा, वे पौधे के विभिन्न भागों से कोशिका रस चूसते हैं। तीसरा, वे तने और फलों में छिद्र कर देते हैं। अब 3 प्रमुख यहाँ पर कीट पीड़क की विशेषता होती है, किस टाइप से पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जड़, तना, पत्तियों को काटना, तने और फलों में छिद्र कर देते हैं, विभिन्न भागों में कोशिका से रस चूस लेते हैं। तो ऑप्शन आपका था तने पर विसर्पण यानी रेंगना। ये कोई आक्रमण की विधि नहीं है। विसर्पण यानी तने पर इस प्रकार ऊपर चढ़ाई करना। ये केवल गति का एक तरीका हो सकता है जिसमें पौधे को प्रत्यक्ष हानि नहीं पहुंचती है। तो कीटों के इन आक्रमण से फसल की गुणवत्ता खराब होती है और पैदावार कम होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हो। नेक्स्ट है, आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। आधुनिक मत्स्य पालन के लिए मत्स्यों को बड़ा करने के लिए एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। तालाबों में मत्स्य पालन नहीं किया जा सकता है। सभी मत्स्य डीम्ब नदियों से एकत्र किए जाते हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कि आधुनिक मत्स्य संवर्धन में ऐच्छिक समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज प्राप्त करने के लिए मछलियों को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। इससे तालाबों में मछलियों की प्रजनन की दर और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो हार्मोनल इंजेक्शन हो जाएगा आधुनिक विधियों में। पहले मछली के डीम्ब यानी सीड्स केवल नदियों से एकत्रित किए जाते थे जिनमें अन्य अवांछित किस्मों के मिलने की संभावना रहती थी। संवर्धन मत्स्य की कल्चर फिशर्स मुख्य रूप से तालाब और अन्य मीठे जल स्रोतों में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया सवाल में कि पोल्ट्री आहार में विटामिन कौन कौन से होते हैं, उच्च स्तर पर बनाए जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सके। इसमें आपका एक तो विटामिन के था और डी, यहां पर मैं बताता हूं विटामिन ए और के आपने पढ़ा है, तो इसमें विटामिन ए, डी, ई हो जाएगा। पोल्ट्री के आहार में विटामिन की सही मात्रा उनके बेहतर स्वास्थ्य और अंडा मांस उत्पादन के अनिवार्य। विशेष रूप से विटामिन ए और के का स्तर ब्रॉयलर के आहार में बहुत ऊंचा होता है। देखे विकल्पों के समूह में ए, डी, ई शामिल है। पोल्ट्री की वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन की कमी से मुर्गियों में विकास रुकता है और पंखों का गिरना जैसी समस्याएं आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? तो सिंचाई की विधि में आपके रिवर लिफ्ट प्रणालियां, कूप है, नहरें हैं, कैनाल्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी रोधी बांध, चेक डैम है, ये नहीं है। चेक डैम है, ये आपका नहीं होगा। सिंचाई उन प्रणालियों को कहते हैं जो सीधे खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य करती है। नहरें, कुएं, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ये सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। चेक डैम्स मुख्य रूप से जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने का साधन है, न कि सीधे सिंचाई की एक विस्तृत प्रणाली है। तो ये जल संचयन है, वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वृहद पोषक तत्व है? वृहद है, तो वृहद में आपके टोटल पोषक तत्वों की बात करें तो 6 वृहद है, 7 सूक्ष्म है, तो उसमें आपका पोटेशियम है वृहद में। टोटल 16 पोषक तत्व है, उनमें आपका 13 मिट्टी से प्राप्त होते हैं, बाकी 3 आप देखते हो कि वो जल और हवा से प्राप्त होते हैं। तो ये बार बार आपको क्या बताएं, ऑलरेडी हो चुकी बात। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई फसल पहल का हिस्सा है? तो जल उपलब्धता में वृद्धि करनी है तो वर्षा जल संचयन करेंगे आप, जल ग्रहण प्रबंधन मैनेजमेंट करेंगे, तभी तो आपकी एक जल उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। तो जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें छोटे रोधी बांध, चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि सतही जल का बहाव रोका जा सके। चेक डैम से जो बरसात का पानी उसको रोका जा सके, बाद में इसकी सिंचाई की जाती है। भूजल स्तर भी, और ये जमीन के अंदर जाकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। तो बार बार ये रोधी बांध, चेक डैम्स के बारे में आ रहा है। तो चेक डैम छोटा बांध टाइप ही होगा, जो छोटा नाला है, बरसाती नदी है, वहां पर बनाएंगे और उद्देश्य है पानी के बहाव को धीमा करना ताकि वर्षा जल रुक सके, और फिर उसी से वो जल रोकने के बाद जमीन में रिसने का समय दिया जाता है। एक तरीके से भूजल स्तर बढ़ता है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, मिट्टी का कटाव भी वहां पर कम होता है और आसपास वनस्पति भी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी फसल किस्म सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करना, उनका संकरण करना? तो वांछनीय गुणों वाले जनक का चयन करना, उनका संकरण करना शामिल है। तो यहाँ पर संकरण की ही बात हो रही है, संकरण की ही बात हो रही है। संकरण वह प्रक्रिया जिसमें 2 भिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, जनक जन के अलग अलग गुण हैं, उनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों जनकों के अच्छे गुण उनको
यहाँ पर एक साथ लाना, जैसे एक उच्च पैदावार का, एक रोग प्रतिरोधक का। तो ये किस्म सुधार सबसे पारंपरिक और सफल विधि है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग है ना, इसमें संकरण के बिना ही सीधे पौधे के डीएनए में किसी वांछित गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराया जाता, बिना संकरण के पौधे के डीएनए में वांछित गुण वाले जीन को प्रविष्ट करा देते। ऐसे दो अलग अलग वैरायटी में संकरण नहीं कराते, फिर डायरेक्टली ही जीन में, जिसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कौन सी फसल किस्म सुधार विधि, वांछनीय गुण वाले जनक का चयन कर उनका संकरण। तो संकरण में ये आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में संकरण होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक है। स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का आपका हो जाएगा प्रमुख संकेतक है। तो जलीय पारिस्थितिकी का तो हो जाएगा मछली है। मछली एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी, भाई मछली जल में खत्म हो रही है तो वहां पर गड़बड़ है पानी में, यानी पानी प्रदूषित है कि नहीं है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियों की मृत्यु दर सबसे पहले बढ़ती है। लाइकेन जो ऑप्शन में दे रखा है ये वायु प्रदूषण का इससे पता चलता है, विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड का संकेतक होते हैं ये लाइकेन वायु प्रदूषण का। कैंचो मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य का संकेतक है। मछली है जल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पादपों में वृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पादपों को बड़ी मात्रा में वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता है। वृहद का मतलब है कि बड़ी मात्रा में है, वृहद पोषक बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती तो गलत बात है। वृहद तो ज्यादातर आवश्यकता रहेगी, सूक्ष्म की कम मात्रा में रहती तो है उसकी भी। तो वृहद की अनुपस्थिति में पौधा वृद्धि, प्रजनन ये सारा कुछ नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन प्रोटीन का हिस्सा है तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, आपका पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों ही वृहद में प्राथमिक पोषक तत्व रहते हैं, इनकी तो आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम है, सल्फर है। मधुमक्खी के सामान्य नाम, उनके वैज्ञानिक नाम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय मधुमक्खी है तो पीछे इंडिका है आपका, एपिस सेरेना इंडिका, ये ऑलरेडी आपका सम्मिलित कर रखा है। सेल मधुमक्खी है तो सेल डोर्सटा को कहते हैं। लिटिल मधुमक्खी है तो वहां पर एपिस फ्लोरी, फूल जितनी। इटालियन मधुमक्खी है मेलिफेरा, तो ये सही सम्मिलित ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं रबी की फसल किस ऋतु में काटी जाती है। रबी की फसल है ना, ये कब काटी जाती है, ग्रीष्म काल में। देखिए रबी की जो बुआई करते हैं वो सर्दी में करते हैं और फिर कटाई सर्दी खत्म होने के दरमियान होती है, तो वो ग्रीष्म काल का समय रहेगा। शीतकाल में काटी नहीं जाती, बुआई की जाती है। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी बुआई इनकी अक्टूबर नवंबर में करेंगे, लेकिन कटाई फिर मार्च अप्रैल में करेंगे, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। तो रबी की फसलों में आपकी गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। खरीफ की फसलें जो भी बारिश के मौसम में, मानसूनी सीजन में बोते हैं, जून अक्टूबर में। अभी जो फसलों की बुआई हो रही है वो खरीफ की है, इनकी बुआई मानसून की शुरुआत में और कटाई फिर अक्टूबर दिवाली के दरमियान उस दौरान की जाती है। तो धान है, सोयाबीन है, मक्का, बाजरा वगैरह, मूंग, ये सभी खरीफ की फसलें हो जाएगी। तो रबी और खरीफ की फसलों के उदाहरण भी एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर, जिसमें आपकी कौन सी है उदाहरण, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, धान, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, ये खरीफ की। रबी की जो फसलें हैं उसमें आपकी गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ, मसूर। जायद की ग्रीष्म ऋतु, रबी और खरीफ के बीच का मौसम होता है जायद की फसलें, यानी बुआई मार्च अप्रैल में होती है। रबी की कटाई के बाद, कटाई का समय मई जून में होता है। इसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, सब्जियां, ये सभी जायद है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है। समुद्री मछली कौन सी नहीं है, इसमें मैक्रल, भेटकी, प्रोम्फ्रेट, ये समुद्री है। रोहू ये ताजे पानी की है। रोहू आप जो मध्य ताजे पानी के स्रोत के मध्य से ये अपना भोजन ग्रहण करती है, तो इनलैंड है। रोहू ताजे पानी की मछली है जो नदियों और तालाबों में पाई जाती है। इसके विपरीत मैक्रल, पॉम्फ्रेट, भेटकी, ये समुद्र जल से किया जाता है इनका उत्पादन। भेटकी को खारे जल में भी पाया जा सकता है जहां समुद्र का पानी और नदियों का पानी मिलता है। नेक्स्ट है शाकनाशी फसलों की रक्षा करते हैं। हर्बिसाइड, शाकनाशी खरपतवार को मारते हैं। ये शाकनाशी किसको मारते हैं, खरपतवार को। तो शाकनाशी वे रसायन है जिनका उपयोग अवांछित पौधों यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कीटनाशक, कीटनाशक कीटों को मारते हैं। और कवकनाशी कवकों की फसल से रक्षा करते हैं। तो कीटनाशक तो ये कीटों को मारते हैं। शाकनाशी, शाक जो एक तरीके से खरपतवार है उनको मारते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निराई करना कहा जाता है खरपतवार को हटाना। पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक क्यों महत्वपूर्ण है, ये कम मात्रा में भी आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं। वो सूक्ष्म पोषक, लोहा क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, भले ही वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन कम मात्रा ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा चरण फसल की प्रत्याशित उपज को बढ़ा सकता है? तो फसल की उपज बढ़ानी है तो वहां पर किस्म आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करनी है? फसल की अपेक्षित अवस्था में सिंचाई, फसल के आरंभिक अवस्था में सिंचाई, फसल की अंतिम अवस्था में सिंचाई, फसल की अपेक्षित, जब जरूरत हो तब सिंचाई। प्रारंभिक अंतिम मायने नहीं रखती, जरूरत के अनुसार अपेक्षित अवस्था की बात हो रही है। हर फसल के जीवन चक्र में कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जब उसे पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे फूल आते समय, दाना बनते समय। इन अपेक्षित अवस्था में सिंचाई की जाए तो उपज की अधिकतम वृद्धि हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए एक अजैविक प्रतिरोध नहीं है? अजैविक प्रतिरोध, तो अजैविक, कीट तो जैविक है ना, अजैविक का सूखा, लवणता, उष्मा ये जैविक है, सॉरी ये अजैविक है। उष्मा, लवणता इसमें जीव का है। अजैविक प्रतिरोध कौन सा नहीं? कीट जीव है। अजैविक निर्जीव कारक जैसे सूखा, लवणता, गर्मी, पाला वगैरह है। जैविक में सजीव कारक होते हैं, कीट, रोग, कृमि, ये सभी सजीव कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? देखिए पंक्तियों में उगा दिया, पैटर्न यानी निश्चित पैटर्न में आपने उगाया पंक्तियों में, तो अंतरासस्यन हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। अब मिक्स करके उगा दिया पंक्तियों में, सारी फसलों को मिक्स कर दिया एक पंक्ति में, सभी नहीं, एक पंक्ति में एक ही फसल और फिर उसके नीचे अगली पंक्ति में दूसरी फसल, ये होता है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मांस उत्पादन के लिए, मांस के लिए आपका ब्रॉयलर हो जाएगा और अंडे के लिए लेयर है, ठीक है, मांस के लिए। और ब्रॉयलर में आहार विटामिन ए की अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ नहीं है? भाई जब कम समय में फसल तैयार हो जाती है तो उसमें बहुसस्यन की संभावना, बहुसस्यन का मतलब है कम समय में पकने वाली फसलों के कारण किसान एक ही वर्ष में कई फसलें उगा सकते हैं, तो वो तो संभावना रहेगी। फसल क्षति का उच्चतर संयोग, बहुत कम संयोग रहता है भाई, कम समय में इतना ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं, कीट का हमला है, ये प्रभाव पड़ता नहीं है, तो फसल शक्ति है ना वो उच्चतर नहीं निम्नतर संयोग रहेगा, कम संयोग रहेगा ना, ज्यादा। भाई लाभ की बात हो रही है और नुकसान की बात कहां से आ जाएगी? तो ये तो पूछा ही यही है, कौन सा लाभ नहीं है, तो ये लाभ थोड़ा ही है। शीघ्र कटाई हो जाती है कम समय में, उत्पादन लागत में कमी आती है, तो ये सारी लाभ होते हैं जब फसल परिपक्व अवधि है वो कम होती है उस केस में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार है? भंडारण हानि, कृंतक, आर्द्रता, कीट, कवक, तो इनमें से अजैविक कारक कौन सा जो भंडारण हानि करता है? वैसे जैविक कारक है, कृंतक है, कीट है, कवक है, ये भंडारण में हानि करते, स्टोर करने के बाद फसलों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन आर्द्रता अजैविक कारक है जो स्टोर करने के बाद यदि नमी रही ना फसल में, सूखी नहीं रही ना, उस केस में फसल का नुकसान होगा, वहां पर जो हानि होगी। तो भंडारण के दौरान होने वाली हानि के अजैविक कारकों में नमी आ जाती है प्रमुख रूप से, यानी अनुपयुक्त तापमान रहता है। यदि अनाज में नमी अधिक है, यानी सूखा हुआ नहीं है, तो खराब होगा। नमी ज्यादा हुई तभी तो कृंतक, कीट, कवक उस पर अटैक करेंगे, ये जैविक कारक, तभी तो वहां पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उनके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। भाई नियमित पानी नहीं मिल रहा नहर से, सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? उनको करना चाहिए नदी लिफ्ट तंत्र, रिवर लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। नदी के पास स्थित क्षेत्रों में जहां नहरों का पानी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता, वह नदी लिफ्ट तंत्र उपयोगी है। इसमें सीधे नदी से पानी को पंपों के जरिए ऊपर उठाया जाता है और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। भाई लिफ्ट करना, ऑटोमेटिकली पानी नहीं आ रहा है नहर का, तो फिर वहां पर मोटर पंप लगाया जाए ताकि पानी, नहर, नदी का पानी आपके खेत तक पहुंच सके, आप सिंचाई कर सके। तो ये प्रणाली उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां सिंचाई के पारंपरिक साधन अनियमित जलापूर्ति के कारण विफल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? मछली संवर्धन यानी आप कृत्रिम रूप से मछलियों का पालन कर रहे हो, कल्चर फिशरी है। और दूसरा जो आपका होता है प्राकृतिक, जो आप कैचर करते हो, पकड़ते हो, जो प्राकृतिक एक तरीके से समुद्र वगैरह में मछलियों का पालन है, मछली संवर्धन है। का अर्थ है नियंत्रित वातावरण जैसे तालाब, कृत्रिम टैंक में मछलियों का पालन पोषण और प्रजनन करवाना, ये आपका हो जाएगा मछली संवर्धन। और कैप्चर फिशिंग होता है प्राकृतिक जल स्रोतों से मछली को पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल किस्म सुधार विधि है जिनमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है? यहां पर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आएगी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आएगी, जिसमें कोई संकरण नहीं करा रही हो। आपने एक ही फसल को सिलेक्ट किया, उसी को आपको सुधार करना है। फसल की वैरायटी सिलेक्ट कर दी, उसमें आप अपने अनुसार जीन में परिवर्तन करने जा रही हो, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो जाएगी। जैसे बीटी क्रॉप आप देखते हो, कॉटन देखते हो।
तो किसी फसल में बाहर से एक विशेष जीन डालकर उसे उन्नत बनाने की प्रक्रिया को आनुवांशिक रूपांतरण कहते हैं। इससे प्राप्त फसलों को जीन संवर्धित जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। और किस्म सुधार का अन्य तरीका होता है संकरण, जिसमें दो किस्मों को वहां पर मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। भाई जब इष्टतम समय, जब उनकी जरूरत ही थी उस समय आपने पानी सिंचाई करी फसल की, उस केस में आपको उपज ज्यादा मिलेगी ना, उच्च अपेक्षित उपज मिलेगी भाई। पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी थोड़ी होगी जब इष्टतम, जब पानी की ज्यादा जरूरत थी। यदि फसल की क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज, जब फूल आए हुए होते हैं, तो वो अवस्था में आपके जब दाने फल है, उस केस में आपको पानी की फसलों को ज्यादा जरूरत है और पैदावार बढ़ेगी आपने उस समय यदि आप सिंचाई की। अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है। भाई जैविक हानि, जैविक हानि में तो आता है अजैविक हानि, आपकी नमी आर्द्रता वो अजैविक है, तो जो जैविक हानि नहीं वो अजैविक होगी। तो अजैविक हानि में आपके आ जाती है नमी। भाई नमी जब पर्याप्त अनुपयुक्त होती है ना, ज्यादा हो जाती है उस केस में। बाकी सूक्ष्म कीट, कृंतक, कीट, ये सभी जैविक हानियां पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पोषक तत्वों की न्यूनता का परिणाम नहीं है। पोषक तत्वों की न्यूनता, अल्प वृद्धि, निम्न उपज। भाई पोषक तत्व कम हुए तो उसमें वृद्धि कम नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, ये तो परिणाम है। पोषक तत्वों की न्यूनता में अल्प वृद्धि होगी, ग्रोथ कम होगी, निम्न उपज, कम पैदावार होगी जब पोषक तत्व आप पर्याप्त नहीं देंगे। तीसरा है रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। भाई जब आप पोषक तत्व कम देंगे तो क्या रोगों से फसलें ज्यादा लड़ पाएगी? कम ही लड़ेगी, नहीं तो गलत बात होगी, प्रभावित प्रजनन प्रभावित होगा, तो ये तो गलत, इसका उल्टा हो गया। तो यही आपको पूछा कि उल्टा कौन सा हुआ है। क्या होता है जब कीट फसल पौधों की पत्तियों से रस चूस लेते हैं, तो फसल पौधों की पत्तियों से कीट जब रस चूस लेते हैं ना, तो पौधों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मजबूत थोड़ी होगी वृद्धि, पुष्प ज्यादा उत्पन्न थोड़ा ही करेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल इजी से सवाल दे दीजिए। तो किसका, किनका उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है? मुर्गी पालन में यहाँ पर कटला है, ये तो मछलियां हैं कटला, जो आप देखते हो जो ताजे पानी में जल की ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करती कटला। झींगा, तो पूछा मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन में तो मुर्गी की नस्ल कहेंगे ना आप, लेग हॉर्न नस्ल हो जाएगी। तो लेग हॉर्न नस्ल मुर्गियों की विदेशी नस्ल है जिसका उपयोग अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कटला, झींगा, सार्डिन, ये तो आपके मछलियां हैं, कवच प्राणी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय और विदेशी मवेशी नस्लों के संकरण का क्या लाभ है। एक तो आपने स्थानीय जो रोग प्रतिरोधक ज्यादा होती है, और विदेशी गायें और वो दूध ज्यादा देती है, तो इनका आपस में आपने संकरण करा दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मांस और दूध का अधिक उत्पादन। विदेशी नस्ल जैसे जर्सी गाय, दुग्ध काल लंबा होता है, जबकि स्थलीय नस्ल जैसे रेड सिंधी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इन दोनों को संकरण से जो संतति मिलेगी, दूध उत्पादन अधिक, रोगों से भी लड़ सके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गायों को किस वैज्ञानिक स्पीशीज के नाम से वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में जो गाय है उसका नाम है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस, बोस इंडिकस हो जाएगा। बोस बुबेलिस और बोबेलिस जो दे रखा वो भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बोस बुबेलिस ये भैंस है, बोबेलिस बुबेलिस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और बोस इंडिकस है गाय का। एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशस्यन किस प्रकार लाभदायक है। एक तो आप केवल एक ही फसल की क्रॉपिंग कर रहे हो, एक ही फसल बो रहे हो। एक आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो, एक पंक्ति में फसल ए, दूसरी में फसल बी, इस प्रकार इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो। दोनों में पूछा किस प्रकार लाभदायक है अंतर सस्यन जब आप इंटर क्रॉपिंग करते हो। तो इंटर क्रॉपिंग में पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। जब एक ही प्रकार की आपने खेती कर दी, रोग लग गए तो पूरी फसल को नष्ट कर देगा। अब रोग ए को लगा तो बी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए रोगों के प्रसार को रोकता है। तो ये है, एक तो पोषक तत्वों की कुशलतापूर्वक है, अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग फसलों को चाहिए तो अलग अलग मिट्टी में मौजूद है, अपने अकॉर्डिंग उपयोग हो जाएगा, पूरे पोषक तत्वों का कोई नहीं रहेगा शेष। निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल किस्मों में वांछनीय गुणों को शामिल कर सकते हैं। तो संकरण से आप कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हो। फसल किस्मों में वांछनीय गुणों को शामिल करना संकरण कहलाता है, ठीक है, ताकि आप उसमें एक तो खरपतवार नियंत्रण वाली किस्में बनाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में बनाओ, अधिक उपज वाली किस्में बनाओ, तो अपनी वांछनीय गुण आप डाल रहे हो ना उसमें। नेक्स्ट है आपका, चारा फसलों को प्रचुर शाखन वाले लंबे पौधों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए चारे वाली फसलें हैं जैसे बरसीम, जई, ये चारे वाली फसलें हैं, तो इनके लिए पूछा है प्रचुर शाखन वाले पौधे। भाई चारा है तो शाखा बड़ी लंबी होगी तभी तो काम आएगी ना।
तो मृदा उर्वरता में सुधार करने के लिए, कटाई का समय कम करने, अनाज की पैदावार बढ़ने, चारे के लिए अधिकतम हरित पदार्थ उपलब्ध कराना है। चारे में जितना ज्यादा हरित पदार्थ होगा उतना ज्यादा चारा होगा। चारे वाली फसलों का उद्देश्य पशुओं को भोजन देना, इसलिए यदि पौधे अधिक लंबे और अधिक शाखाओं वाले होंगे तो हरित पदार्थ जो बायोमास अधिक प्राप्त होगा और चारा भी ज्यादा मिलेगा। तो चारे के उदाहरण है बरसीम और जई। अनाज वाली फसलों के लिए बौने पौधे वांछनीय है, जबकि चारे वाली के लिए लंबे, अधिक शाखा वाले, अधिक मोटे पत्तों वाले पौधे वांछनीय है। सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख शर्त है? सफल मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधे, भाई मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है तो जो फूल है ना वहीं से शहद एक तरीके से रस लेके आती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद और पराग इकट्ठा करती है, इसलिए मधुमक्खी फार्म के पास प्रचुर मात्रा में फूल होने चाहिए। बिल्कुल इजी सा सवाल है। कुक्कुट पालन में बौने ब्रॉयलर जनक विकसित करने का क्या लाभ है? ब्रॉयलर से क्या है, मांस प्राप्त किया जाता है। तो बौने ब्रॉयलर का क्या फायदा है? तो बौने जो ब्रॉयलर है वो चारा कम खाएगा, चारे की खपत कम करता है, भोजन कम खाएगा और मांस उत्पादन ज्यादा। तो बौने ब्रॉयलर विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कि वे कम चारा खाएं और अधिक मांस का उत्पादन करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक है? तो वृहद पोषक तत्वों में आपके प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व टोटल वैसे होते हैं 16 में से 13 ऐसे पोषक तत्व जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। उनमें से आपका 6 पोषक तत्व वृहद है और 7 है सूक्ष्म। तो 6 का आपको पूछा है। 6 में आपका एक तो आ जाता है नाइट्रोजन, एक आता फास्फोरस, एक आता पोटेशियम, एक आता मैग्नीशियम, एक आता कैल्शियम, एक आता सल्फर। तो इसमें कॉपर, जिंक, लोहा ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये जो फास्फोरस दे रखा है ये प्राथमिक वृहद पोषक तत्व में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन की खेती मोती बनाने के लिए ओयस्टर, मोती के लिए ओयस्टर हो जाएगा? सीपिया। समुद्री सीप का संवर्धन मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाले मोती प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसे मोती कृषि भी कहा जाता है। सार्डिन और जो अन्य विकल्प दे रखे हैं ये समुद्री मछलियां हैं भोजन में, लेकिन ओयस्टर मोतियों के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है? भाई कीटनाशक है तो कीटों को ही नियंत्रित करेगा ना। शाकनाशी है तो खरपतवार को करेगा, कवकनाशी अलग होता है, खरपतवार के लिए शाकनाशी होता है। कीटनाशी है जो कीटों को, जो उन कीटों को मारने के लिए उपयोग किए जाते तो फसल की पत्तियों को काट कर या रस सूंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, चारा कम खाए लेकिन ज्यादा गर्मी सहन कर सके, अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? उसमें विदेशी और स्थानीय दोनों का संकलन कराना पड़ेगा। जो ज्यादा एक तो कम चारा खाए, गर्मी सहन करेगा, स्थानीय अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे दे सके, तो विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण उसको कराना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। संकरण जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, स्थानीय नस्लें जो गर्मी सहन कर सकती है, कम देखभाल मांगती है, विदेशी नस्लें जो तेजी से बढ़ती है, तो इनका गुण वहां पर आप वांछित गुण प्राप्त कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट में रोग उत्पन्न कर सकता है? भाई कुक्कुट में, मुर्गियों में रोग कौन करता है? विशुद्ध रूप से आनुवंशिक कारक, केवल विटामिन और खनिज, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना, विषाणु, जीवाणु, कवक, यही तो रोग उत्पन्न करते हैं। इतना इजी सवाल। एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। भाई मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन करो, ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है। इस प्रकार के मत्स्य को क्या कहते हैं? तो ये मत्स्य संवर्धन हो जाएगा, मत्स्य संवर्धन हो जाएगा, जिसमें क्या कर रहे हो आप, मछलियों को मानव निर्मित तालाबों में भोजन देकर देखभाल करके आप पाल रहे हो, तो वो आपके कल्चर है, कल्चर फिशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित सस्यन। एक आपने देखा इंटरक्रॉपिंग, जिसमें अंतरा सस्यन था। यहां पर मिश्रित में क्या है, अंतरा में था एक पैटर्न में, आपने एक पंक्ति में एक फसल, दूसरी पंक्ति में फिर दूसरे टाइप की फसल, लेकिन मिश्रित में दोनों ही बीजों को मिक्स करके पूरे खेत में एक ही टाइप, ऐसी पंक्ति वगैरह नहीं होगी। तो समान ऋतु में एक खेत में कई फसलें उगाना। मिश्रित सस्यन में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है, गेहूं और सरसों को उगा दिया। इसमें फसलों को बोने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, बीजों को मिलाकर बोया जाता है। कृषि अपशिष्ट सामग्री को कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर अपघटित पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कृषि अपशिष्ट है तो जैविक खाद बना रहा है, ये कार्बनिक पदार्थों पोषक तत्वों से भरपूर यहाँ पर अपघटित पदार्थ में बदल रहे हो, तो ये कहलाती है आपकी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हो जाएगा ये। तो कंपोस्टिंग करेक्ट है। पशुओं का मलमूत्र हो गया, सब्जी का कचरा हो गया, पुआल हो गया, ये जो कृषि अपशिष्ट है ना, इनको गड्ढों में गलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा फिर अपघटन होता है और अपनी खाद तैयार होती है देसी। यदि इस प्रक्रिया में केंचुआ का उपयोग किया जाए तो इसे वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। ये कंपोस्ट है, फिर केंचुआ और ज्यादा अपघटन करेगा तो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी वो। तो ये आपका
कृषि अपशिष्ट सामग्री को कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर अपघटित पदार्थ में बदलना हो जाएगा कंपोस्टिंग। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है? धूमन जो कीटों वगैरह को मारता है, धूमन करना, ये उन पीड़कों और कीटों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। धूमन वहां पर धुआं, जहरीली गैसों का उपयोग किया जाता है और अनाज के गोदामों में छिपे कीट और सूक्ष्म जीव वहां पर नष्ट हो जाते हैं धूमन द्वारा। जलवायु प्रतिरोधी संकर फसल किसमें भविष्य की खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जलवायु प्रतिरोधी संकर फसलें यानी जो जलवायु परिवर्तन का भी एक तरीके से सहन कर लेती है, तो अप्रत्याशित मौसम से अप्रभावित रहती है। तो अप्रत्याशित पता नहीं अचानक मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उससे भी अप्रभावित रहेगी, ऐसी भी किस्में हैं जलवायु प्रतिरोधी है। संकरण के द्वारा ये फसलें हैं वो किस्में हैं वो पैदा की जा रही है। पादपों में वृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन से कथन सही है? वृहद यानी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता उसे, तो पादपों को उचित वृद्धि और विकास के लिए अधिक मात्रा में वृहद पोषकों की आवश्यकता होती है। वृहद का मतलब ये ज्यादा, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वृहद पोषक तत्व है। तो 6 वृहद पोषक तत्व रहते हैं प्रमुख रूप से, जो 13 मिट्टी से प्राप्त होते हैं उनमें से। उन स्थान का नाम क्या जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? भाई शहद उत्पादन कर रहे हैं तो मधुमक्खी रखने के स्थान को क्या कहा जाएगा? मधुमक्खी रखने के स्थान को कहा जाता है एपियरी। शहद के अन्य ऑप्शन जो दे रखे हैं ना आपको, पहला दे रखा है एवियरी। एवियरी पक्षियों के रहने का स्थान है एवियरी। एक्वेरियम ये मछलियों के रहने का कृत्रिम टैंक है एक्वेरियम। आपको मधुमक्खी का पूछा है शहद उत्पादन के लिए, तो मधुमक्खी रह जाती, एपीकल्चर होता है तो एपियरी आप कहेंगे जिस जगह में रहती है। नेक्स्ट है, कीटों की कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर पौधों के पोषक तत्वों की हानि का कारण बनती है? तो कीट कोशिका, देखिए पोषक तत्वों की हानि है, पोषक तत्व कीट खा रहे तो कोशिका का रस चूसने पर कीट पोषक तत्व खाएंगे ना। तो जब पीड़क कीट पौधों के विभिन्न भागों से, पत्तियों से, तने से कोशिका रस चूस लेते तो रस में ही तो पोषक तत्व होते हैं, तभी पोषक तत्वों की वहां पर कमी आ जाएगी। भाई कीटों के हमले के अन्य 2 प्रमुख उदाहरण आपने देखा, काटना और छिद्र करना। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों की समय पर बुआई किसान के लिए किस प्रकार लाभदायक है? फसल की समय पर बुआई करना, तो समय पर बुआई करने से खरपतवार के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। यदि फसल की बुआई सही समय पर की जाए तो फसल के पौधे तेजी से स्थापित हो जाते हैं और जमीन को ढक लेते हैं, इससे खरपतवारों को उगने का मौका कम मिलता है और फसल के संसाधन, अब देर लेट बुआई हुई तो जो टाइम चला जाएगा तो फिर खरपतवार वहां पर पहले उग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी बारिश हुई आपने वहां पर सिंचाई कर दी, नहीं तो लेट की तो खरपतवार पहले उग जाएंगे, फसल को उगने का मौका ही नहीं मिलेगा। गेहूं और सरसों की कृषि एक ही स्थान पर एक साथ करना, गेहूं सरसों एक साथ बो दिए तो मिश्रित शस्यन हो जाएगा, एक ही स्थान पर मिक्स करके बो दिया भाई, तो गेहूं और सरसों को एक साथ उगाना इनकी पारंपरिक उदाहरण है। बीजों को मिलाकर बोया जाता है और यदि निश्चित कतार में इसे बो देंगे तो वो अंतरा शस्यन हो जाएगा। निश्चित कतार नहीं है तो डायरेक्टली मिक्स बीज करके बोया है तो फिर मिश्रित हो जाएगी वो। एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता, भाई शहद की मात्रा भी ज्यादा हो, क्वालिटी भी ज्यादा हो, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? तो फिर उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते रहे। फूल वहां पर जरूरी है, पुष्प जरूरी है। शहद का उत्पादन, उसका स्वाद पूरी तरह से चारा ग्रह पर निर्भर है। मकरंद और पराग की प्रचुरता ही शहद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाएगी। और अधिक शहद उत्पादन वाली जो मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा है, इटालियन मक्खी है। पौधों में रोगजनक यानी रोगाणु के माध्यम से कौन से रोगाणु संचरित होता है? रोगजनक रोगाणु, ये मतलब रोगजनक रोगाणु होता है ना, वो आता कहां से पौधों में? तो आता है मिट्टी से और वायु से, दोनों से। मिट्टी से पौधे अपना पोषक लेते हैं, वायु भी आप शोषण लेते हैं। तो पौधों में बीमारियां फैलाने वाले कवक, बैक्टीरिया, वायरस विभिन्न माध्यम से फैलते हैं। उसमें एक मिट्टी से रोगाणु जड़ों को संक्रमित करते हैं, जबकि वायु के माध्यम से बीजाणु पत्तियों और फलों तक पहुंचते हैं। तो जल भी रोगों के संचरण का एक अन्य प्रमुख माध्यम हो सकता है। विदेशी और स्थानीय देसी मवेशी, जो मवेशी यानी गायें, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो देसी होती है तो रोग प्रतिरोधक है, विदेशी है तो लंबा दुग्ध काल रहता है उसका। तो लंबा दुग्ध श्रवण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना, लंबे समय तक दूध देती रहे और रोग भी ना हो, तो फिर वहां पर होती है क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, और भारत में मवेशी की 2 प्रजाति, बोस इंडिकस गाय को कहते हैं, बोस बोबिलिस कहते हैं भैंस को। कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? जो खरपतवार की बात हो रही है कि कृषि भूमि से निम्नलिखित में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक है, कौन सा खरपतवार है? इनमें आप देखेंगे गेहूं, सूर्यमुखी, सोयाबीन खरपतवार है क्या? ये पार्थेनियम होती है, गाजर घास इसे कहते हो। ये खरपतवार है, ये मुख्य फसल के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, पैदावार कम होती है। तो खरपतवार के फिर शाकनाशी का छिड़काव या निराई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्षिशाला एप्रीज निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? शहद।
भाई मधुमक्षिशाला, मधुमक्खी तो शहद ही उत्पादन करेगी, इतना इजी सवाल। और ध्यान दें शहद, और इसका प्राथमिक उत्पाद तो शहद है, और द्वितीयक उत्पाद क्या है मधुमक्खी पालन में? वैक्स, मोम। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती को कहा जाता है मिश्रित फसल। और कुछ पैटर्न से कर रहे हो तो फिर आपके वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी। यदि फसलों को निश्चित पंक्तियों में बोए जाते हैं, 1, 2 या 2 से अधिक। पशुपालन में दूध देने वाली भैंसों को दूधारू कहते हैं, मिलिच, दूधारू, दूध देती वो दूधारू हो जाएगी, इतना। अगला सवाल, जो कीट पीड़क है फसल के उपज पर कैसे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? कीट पीड़क का मतलब होता है कि जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट, ये फसलों, पौधों यानी उत्पाद को नुकसान पहुंचाते हैं। जो तना छेदक हो सकता है, रस चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर पत्ती और फलों को खाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जड़, तना, फलों सभी को ये क्षति पहुंचाते हैं, जड़, तना, फलों को। नेक्स्ट है, जुताई, सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु को क्या कहते हैं? ये जुताई के लिए, सिंचाई के लिए जो पशु उपयोग होते हैं तो भारवाहक पशु हो जाएंगे। दुधारू नहीं, दूध देने वाले दुधारू, भारवाहक आपके ड्रॉट एनिमल हो जाएंगे। वे पशु जिनका उपयोग दूध उत्पादन के लिए नहीं बल्कि कृषि कार्यों के लिए होता है तो वो भारवाहक पशु कहलाते हैं। एक किसान अपनी फसल से प्राप्त अनाज को नमी और गर्मी वाले एक कमरे में भंडारित करता है। नमी तथा गर्मी वाले। कुछ सप्ताह बाद अनाज खराब हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका सबसे संभावित कारण नमी ही इसका सबसे संभावित कारण है। तो वहां पर भंडारण की अनुचित परिस्थितियां, सही परिस्थिति क्या थी? नमी नहीं होनी चाहिए थी। अनाज पक्षी और कीटों द्वारा थोड़ा ही खाया, नमी इसका कारण है। तो कटाई से पूरा अपर्याप्त सिंचाई नहीं, अनाज जल से बहा दिया, नमी यानी वहां पर अनुचित परिस्थितियां ही पैदा नहीं की गई है। नमी और उच्च तापमान भंडारण के लिए सबसे खराब स्थिति है, अनुचित नहीं है। नमी के कारण ही वहां पर कवक बैक्टीरिया पैदा होंगे, वहीं पर पनपेंगे। नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन प्रणालियों, पद्धतियों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति कृषि में, इसका प्राथमिक उद्देश्य है फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना। भाई मृदा अपरदन में वृद्धि कहां से आ गई? जब पोषक कृषि की बात आई तो फसल उत्पादन की बात आएगी। अनाज के अनुचित भंडारण के क्या परिणाम हो सकते हैं? जब भंडारण आप उचित नहीं कर रहे हो तो वो खराब ही होगा, कीटों का हमला होगा, खराब होगा, तय है वो। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है? ट्यूबवेल। भाई नहर, वर्षा आधारित नदी में पानी कहाँ गहराई से निकल रहा है? ट्यूबवेल में ही निकल रहा है, नलकूप में से। फसल किस्म सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या है? फसल वेराइटीज में आप सुधार कर रहे हो ताकि उपज ज्यादा हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी रहे, बेहतर उपज हो और उपयोगी गुणों वाली फसलों का विकास हो सके। मुर्गी पालन में उन्नत नस्लों को विकसित करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुर्गी पालन 2 उद्देश्य, एक तो अंडा, एक मांस उत्पादन है, लेयर है, एक ब्रॉयलर है, आपका मांस के लिए ब्रॉयलर है। भंडारण से पहले अनाज को पहले धूप में तथा फिर छाया में क्यों? ताकि नमी की मात्रा को कंट्रोल कर सके। छाया में खराब होने से, नमी की मात्रा कम करने और खराब होने से बचाने के लिए। नमी सूक्ष्म जीव पनपाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है? शहद मधुमक्खी से होगा, शहद मधुमक्खी से। तो इस प्रकार आपने देखा 74 ये और 8 सवाल थे जो शुरुआत में नंबरिंग गलत हो गई थी। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर 82 क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं। अगला अपना चैप्टर रहेगा हमारा पर्यावरण। तो 101 शिफ्ट में पर्यावरण से 41 सवाल पूछे गए हैं और आपने देखा जो फसल उत्पादन जो प्रबंध है उससे 82 क्वेश्चन आए हैं। और ये एनसीईआरटी का कक्षा 9 का चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये सारे सवाल आपने देख लिए हैं। बाकी पीडीएफ यदि नहीं लिए हैं तो सभी ग्रुप डी के 2525 क्वेश्चन हैं। इसकी ई बुक एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in या फिर toptrendinggk ऐप पर अवेलेबल है। कूपन कोड एक बार पुनः बता देता हूँ, TGRAM25 यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई एरर आती तो मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ तुरंत डाउनलोड हो जाएगी पेमेंट के बाद। और इसका प्रिंट वर्जन इसी सेम मुख्य पीडीएफ के पेज नंबर 4 पर आएंगे तो एक लिंक मिलेगी, क्यूआर कोड भी मिलेगा। क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर डायरेक्टली लिंक को कॉपी पेस्ट करके, क्यूआर कोड स्कैन नहीं मतलब लिंक को हम नहीं करते, क्यूआर कोड स्कैन करके आप लिंक कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करेंगे तो वहां पर ड्राइव लिंक रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट वर्जन 370 पेज में डाउनलोड हो जाएगा और आप प्रिंट भी उसको करवा सकते हो। एनसीईआरटी के अलग से जो हमारी 31 चैप्टर की है पूरा, जिसमें इस वीडियो में भी अपन ने चर्चा की है उनके कुछ फैक्ट की, वो भी आप ई बुक ले सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। बाय बाय।